आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 16 महाजनपदों में से जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपद था आपका मगध जनपद, उसमें किस तरह से नंद वंश का अंत करके जो है वो मौर्य वंश की स्थापना होती है। साथ ही साथ में इस क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में जो हमें दो जानकारियां मिलती हैं जिन स्रोतों से, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और एक मैक्सनीज की इंडिका, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। मौर्य वंश से पहले जो मगध में वंश आए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के उसको पहले देखिए, उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। और उससे भी पुराना अगर आपको वैदिक सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन या आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड की टॉपिक जो है वो देखने हैं, तो आप हमारी पुरानी हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश, जिसकी स्थापना मगध महाजनपद, जो कि 16 महाजनपदों में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जनपद आप बोल सकते हो उसको, उस टाइम पे था। और उस मगध महाजनपद में जो है वो एक बहुत बड़े वंश की अब स्थापना होती है, जो है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना जो है वो नंद वंश का अंत करके होती है, और इसकी जो स्थापना करते हैं वो होते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य कोई शासक थे या फिर किसी और वंश के राजा थे या राजकुमार थे जिन्होंने नंद वंश का अंत करके एक नए वंश की स्थापना की? तो इसके बारे में बहुत सी बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य में मोस्टली ये बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके पिता की डेथ उनके जन्म से कुछ टाइम पहले हो गई थी। इनकी माता ने कुछ जन्म देने के बाद इनको पहले गौपालकों को बेच दिया, जो गाय पालते थे। उसके बाद गौपालकों ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को आगे शिकारियों के एक ग्रुप को बेच दिया। उसके बाद तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन था वो काफ़ी उलझन भरा रहा। इनको यहाँ से वहाँ, आप एक तरह से दास बोल लो, दास प्रथा तो उस टाइम पे इतनी नहीं थी, लेकिन उनको बेच दिया जाता था आगे से आगे। इनकी माता ने भी इनको बेच दिया था और आगे गौपालकों ने भी इनको शिकारियों को बेच दिया। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही बहुत एक तरह का इंटेलिजेंट बच्चा था, जिससे आगे चल कर के चाणक्य ढूंढ के लेके आते हैं। अब ये चाणक्य कौन थे? जिनके मदद से आप बोल सकते हैं कि एक चंद्रगुप्त मौर्य साधारण बालक ने आगे चल कर के एक मौर्य वंश की स्थापना की, जिसमें राजा अशोक हुए हैं, अशोका द ग्रेट। तो चाणक्य जो हैं वो तक्षशिला विद्या केंद्र के आचार्य थे। ये जो चाणक्य थे ये एक विद्वान व्यक्ति थे, और ये उस टाइम पर, जिस टाइम पे मगध में नंद वंशों का शासन था, नंद वंश के धनानंद का शासक था, उस टाइम पे चाणक्य जो थे वो तक्षशिला में एक विद्या केंद्र होता था, वहां पर आचार्य थे, और ये बहुत बुद्धिमान शासक थे, सॉरी विद्वान थे। तो चाणक्य जो है उनको था कि किस तरह से मगध में की जो जनता है उसको नंद वंश के अत्याचारी साम्राज्य से छुड़वाया जाए। और साथ ही साथ में उनका दूसरा था कि किस तरह से ये जो यूनानी आक्रमण करते रहते हैं, जैसे कि सिकंदर है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर है, किस तरह से इनके आक्रमणों से भी भारत को या मगध वाले क्षेत्र को बचाया जाए। तो ये चाणक्य ये चीज सोचते हैं। चाणक्य, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। इनके सामने दो प्रॉब्लम थी कि एक तो ये जो आपका नंद वंश के जो शासक थे बहुत अत्याचारी थे, क्रूर थे, बहुत ज़्यादा जो है वो जनता पर अत्याचार करते थे। तो किस तरह से एक तो इस नंद वंश का अंत किया जाए, और सेकंड उनके सामने प्रॉब्लम थी कि किस तरह से यूनानियों के आक्रमण से पंजाब और सिंध का एरिया, पंजाब और सिंध का एरिया है आपका ये वाला हिस्सा, किस तरह से इस वाले हिस्से को जो है वो बचाया जाए यूनानियों से, और किस तरह से नंद वंश का अंत किया जाए। ये दो जो प्रॉब्लम्स थी वो उस टाइम पे चाणक्य के दिमाग में थी। अब चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो कि शक्तिशाली हो, बुद्धिमान भी हो, और जिसमें क्षत्रिय गुण हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो शिकारियों से खरीद के लेके आते हैं, उन्हें अपने विद्या केंद्र में, तक्षशिला विद्या केंद्र में जो है वो विद्या देते हैं। और आगे चल कर के यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करता है, नंद वंश का अंत करके 323 ईसा
पूर्व में। तो एक स्टोरी तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक नॉर्मल परिवार में हुआ था, उन्हें आगे बेच दिया गया। चाणक्य ने उनको ढूंढा, चाणक्य ने उनको ढूंढा, उनको शिक्षा दी, उनको क्षत्रिय बनाया, और साथ ही साथ में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या किया, नंद वंश के धनानंद को मारा, नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। कुछ पुस्तकों में आपको ऐसे मिलता है कि कुछ राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि ये जो धनानंद थे, ये इनका पौत्र था, यानी कि पोता था। ठीक है, कुछ पुस्तकों में आपको मिलता है कि ये धनानंद का बेटा था। तो ये भी आपको एक जानकारी जो है वो अलग अलग पुस्तकों से मिल सकती है, लेकिन मोस्टली यही मानते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको चाणक्य ढूंढ के लेके आए थे और आगे चल करके इन्होंने 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की, नंद वंश का अंत करके। इसके बाद आते हैं दो ऐसी पुस्तकें जिनसे हमें मौर्यों के बारे में भी पता चलता है और बेसिकली उस टाइम की जानकारी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? एक तो आ जाता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो कौटिल्य, जो मैंने ऊपर आपको चाणक्य पढ़ा है, ये कौटिल्य जो है, ये सारे इनके नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, मैकियावेली, ये सारे तीन के तीन क्या है, इनके नाम है। इनको जाना जाता था इस नाम से, लेकिन मोस्टली इनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, इसमें 15 भाग और 180 उपभाग थे। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या थे। तो कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ था? सबसे पहली बात, ये ग्रंथ जो था ये अन्य पुरुष शैली में लिखा गया था। एक जो स्टाइल अपनाया जाता है लिखने का, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी, इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा गया था। अब आते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या चीजें वर्णित थी। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र में राजा के अनुशासन और उसके व्यवहार के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले ये जो 15 अध्याय थे, उन 15 अध्यायों का एक एक है ये। सबसे पहले अध्याय में बोला गया था कि जो सबसे पहला भाग था कि राजा और उसका अनुशासन और राजा का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। सेकंड में उन्होंने बोला कि 26 प्रकार के अध्यक्ष वो उनके कार्य, जो भी राजा की सहायता के लिए 26 प्रकार के अध्यक्ष, हर एक एरिया का एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या क्या उसके कार्य रहेंगे, क्या क्या विभाग उसके अंडर रहेगा, कैसे कैसे वो हर कार्य को करेंगे, वो आपके भाग 2 में बताया गया था। भाग 3 में बताया गया था दीवानी, ये जो न्यायालय होते थे, दीवानी कोर्ट जो होते थे उस टाइम पे, उनके बारे में बताया गया था, किस तरह से दीवानी न्यायालय जो है वो बनाने हैं, उनका कार्यभार क्या रहेगा, इसके बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट आता है फौजदारी न्यायालय, कार्य और दंड विधान के, जो फौजदारी न्यायालय रहेंगे, कोर्ट रहेंगे, उनका क्या क्या कार्य रहेंगे, अगर किसी का दंड साबित हो जाता है तो उसको किस अपराध का क्या दंड दिया जाएगा, ये इस दूसरे वाले अध्याय में बोला गया था। फिर नेक्स्ट आता है अधिकारियों के कर्तव्य, जितने भी राजा के समक्ष अधिकारी रहेंगे, शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारी रहेंगे, उनके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, ये यहाँ पे बताया। नेक्स्ट आता है राज्य के 7 अंगों का वर्णन, जिसे इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत भी कहा था। सप्तांग सिद्धांत भी कहा था इसको अर्थशास्त्र में। सप्तांग का मतलब है 7 अंग ऐसे जो राज्य का निर्माण करते हैं। जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में 7 ऐसी चीजें होती हैं जो उसे अच्छा जीवन व्यतीत करने या फिर एक जीवन बिताने में जो है वो योगदान देती हैं, उसी तरह राज्य के भी, एक पूरे राज्य के भी 7 अंग होते हैं, उनका वर्णन भी इन्होंने किया है। तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन एक व्यक्ति के शरीर के किस भाग से किया गया है वो भी पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो राजा होता है वो राज्य के सिर के समान होता है। जिस तरह से एक व्यक्ति का सिर होता है, व्यक्ति के सिर की इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरह राज्य में राजा जो है वो राज्य के सर का काम करता है। जो राज्य में अमात्य होते हैं, अमात्य मतलब अधिकारी,
जो अधिकारी होते हैं वो राज्य की आंखें होती है। जिस तरह से व्यक्ति की आंखें होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, तो उसी तरह से अमात्य जो होते हैं वो राज्य की आंखें होती हैं। तो अमात्यों को इन्होंने कहा कि एक योग्य अधिकारियों का समूह होता है अमात्य, जो कि आगे चल कर के कि कैसे कैसे क्या काम करना है, सारी अमात्य की सूझबूझ से ही काम होता है। नेक्स्ट आता है जनपद। जनपद यानी कि राज्य क्षेत्र, राज्य को जिन भागों में बांटा जाता है अच्छे से प्रशासन चलाने के लिए, जनपद राज्य की जंघाएं होती हैं। उसके बाद का दुर्ग, जो राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाते हैं। दुर्ग जो होती हैं वो राज्य की बाहें होती हैं, राज्य की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। बाहें नहीं होगी तो कैसे तीर कमान चला पाएंगे। तो इसी तरह से दुर्ग को जो है वो आपके कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की बाहें कहा। उसके बाद कोष यानी कि धन। धन जो होता है वो राज्य का मुख होता है। अगर धन ही नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ों को नहीं आगे से आगे डेवलप कर पाएंगे। तो कोष को यानी कि धन को उन्होंने राज्य का मुख कहा। उसके बाद दंड या सेना, जो दंड यानी सेना है उसको उन्होंने राज्य का मस्तिष्क कहा कि मस्तिष्क है सेना। किसी राज्य की सेना कितनी अच्छी होगी, वो राज्य जो है वो इतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा आगे से आगे बढ़ेगा। और मित्र जो है वो राज्य के कान होते हैं। तो किस तरह से किसी राजा को अपना कोई मित्र बनाना चाहिए, या तो वो साम्राज्य के अंदर हो या फिर अदर कोई वंश का राजा हो, किसी और साम्राज्य का राजा हो, किस राजा से किस दूसरे राजा से मित्रता करनी है, मित्र में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ों का वर्णन जो है वो उन्होंने अपने राज्य के 7 अंगों में वर्णित किया है। नेक्स्ट आता है, इसमें 6 तत्वों का भी वर्णन किया गया। 6 किस किस प्रकार के, संदिहि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधि भाव। ये 6 प्रकार के तत्वों का भी इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का वर्णन। इन्होंने बोला कि राज्य के लिए क्या ऐसे दुर्गुण हैं जो कि घातक सिद्ध हो सकते हैं, कि किसी राज्य के नाश के लिए, राज्य को तख्ता पलट कर दें, ऐसे दुर्गुणों का भी इन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट आता है दूसरे राज्यों पर आक्रमण के लिए विचारणीय पहलू। किन राज्यों पर आक्रमण करना है, कैसे आक्रमण करना है, किन दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना है, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। उसके बाद आता है युद्ध संबंधी रणनीति का वर्णन। युद्ध में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरह से करना, साम दाम दंड भेद, ये सब कुछ जो है वो चाणक्य ने ही अपने अर्थशास्त्र में बताया। नेक्स्ट आता है मित्र राज्यों में फूट डालने के तरीके। बोलते अगर आपको लगता है कि वो राज्य आपके लिए शत्रु है तो उसमें किस तरह से दूसरे मित्र राज्यों के साथ मिलकर के फूट दिलवाई जाए, उसका भी वर्णन जो है उन्होंने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट है शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय। ये जो दुर्ग थे, शत्रु देश के जो दुर्ग हैं उन पर किस तरह से कब्जा करना है, किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से उनको जो है वो जीतना है, उसके उपाय भी इसमें बताए गए थे। नेक्स्ट आता है आक्रमण से बचाव के उपाय। अगर कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देता तो कैसे कैसे बचाव के उपाय होने चाहिए। औषधियों तथा मंत्रों का महत्व का वर्णन भी इसमें किया गया है। और अर्थशास्त्र में जो अदर नियम है उनका भी वर्णन जो है वो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट भाग थे जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ों का वर्णन किया है कि न्यायालय कैसे होने चाहिए, अधिकारी कैसे होने चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राज्य के अंग क्या हैं, राज्य के तत्व क्या हैं। अगर अंग पूछा जाएगा तो वो सारे अमात्य जनपद आपने याद रखने हैं। अगर आपसे तत्व पूछे जाएंगे तो संधि, विग्रह, यान आपने याद रखने हैं। उसके बाद बोला गया कि भाई मित्र राज्य हैं तो उनमें फूट कैसे डलवानी है, शत्रु राज्यों पर कैसे आक्रमण करना है, खुद को कैसे बचाना है। तो ये सारा का सारा वर्णन जो है वो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में किया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहती है। नेक्स्ट आता है कि अब अर्थशास्त्र में क्या चीजें नहीं लिखी गई हैं। जैसे कि एक तो इसका नाम है अर्थशास्त्र, तो लोग सोचते हैं कि इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बातें लिखी गई होंगी, तो नहीं। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। ये एक राजनीतिक शास्त्र बुक है, तो ये भी याद रखना, केवल नाम से कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसमें सिर्फ राज्य और राज्य को किस तरह से सुरक्षित रखना है, राज्य के अधिकारियों का क्या काम रहेगा, प्रशासन कैसे चलेगा और राजनीति कैसी खेली जाए, उसके बारे में लिखा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उसके बाद आता है
अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य राजा का नाम है और ना ही इसमें मौर्य राजधानी का उल्लेख है। इन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी उन्होंने तभी मौर्य साम्राज्य में ही, लेकिन इस पुस्तक में ना ही तो किसी मौर्य साम्राज्य का, इवन तक चंद्रगुप्त मौर्य का भी इसमें नाम नहीं है अर्थशास्त्र में, और ना ही मौर्य वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसका भी इस बुक में कहीं पर भी नाम नहीं है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। इसके बाद सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का भी यहाँ पर वर्णन नहीं है। यहाँ पर किसी भी ना सैन्य प्रशासन ना नगर प्रशासन। नगर प्रशासन मतलब कि नगर के जो अधिकारी रहेंगे, किस किस तरह से नगर को बांटा जाएगा, सेना क्या है मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य में कितनी प्रकार की सेना है, कौन सी सेना में कितने सैनिक हैं, इसका कोई भी वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ मेथड्स बताए गए हैं, हमें सिद्धांत बताए गए हैं, हमें ट्रिक्स बताए गए हैं कि सेना कैसी होनी चाहिए, कितने प्रकार की होनी चाहिए, या फिर कैसे कैसे जो है वो सेना को ट्रेन करना है, इसके बारे में बताया गया है। हो सकता है चाणक्य अपनी बुक के थ्रू किसी को नहीं, आगे अगर कोई बुक पढ़ लेता तो मौर्य साम्राज्य की सेना के बारे में या नगर प्रशासन के बारे में दूसरे राजाओं को या दूसरे साम्राज्यों को पता लग जाता, तो शायद उन्होंने लिखा ही नहीं। या फिर कुछ तो ये भी बोलते हैं कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी ना, ये मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी उससे पहले लिखी थी, लेकिन कुछ बोलते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने के बाद लिखी थी। लेकिन जब ये आता है कि भाई इसमें ना ही तो किसी राजा का नाम है, ना ही तो किसी राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र की, तो ये बोला जाता है कि हो सकता है कि ये पहले लिख दी होगी उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले। तो ये थी चाणक्य का अर्थशास्त्र। अब हम दूसरी बुक पे चलेंगे जो कि है मैक्सथनीज की इंडिका। इससे भी हमें जो है वो मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो नाम ही आपको अलग लग रहा है, मैक्सथनीज भारतीय नाम नहीं है और ना ही इंडिका भारतीय नाम है। तो सबसे पहले मैक्सथनीज जो है ये एक राजदूत था। यूनानी शासक आते हैं सेल्यूकस। सेल्यूकस जो होते हैं वो सिकंदर जो है सिकंदर महान उसके सेनापति थे। जब सिकंदर की डेथ हुई तो फिर सेल्यूकस जो है वो वहां के शासक बन गए। तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में भेजा था मैक्सथनीज को, जो कि 304 से 299 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। तो मैक्सथनीज क्या था, एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर, इनका पूरा नाम है, सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा था। यहाँ पे ये आए, मैक्सथनीज यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे आकर के इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में लिखा गया है। अब इंडिका बुक में चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन है और उसके प्रशासन का भी वर्णन है, लेकिन कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियन ऐसा भी मानते हैं कि ये जो मैक्सथनीज ने लिखा है ये मैक्सिमम झूठ लिखा है, और कुछ बोलते हैं कि इसने बिल्कुल जो जो उस टाइम पे था वही जानकारी लिखी है। तो क्या क्या लिखा गया है इंडिका में? सबसे पहले तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रशासन के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताया गया है। उसका नाम जो लिखा गया है वो सेंड्रोकोटस बोला है। तो बोला जाता है कि यूनानी भाषा में इन्होंने शायद चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया होगा सेंड्रोकोटस। ठीक है, इसके बाद इन्होंने राजधानी के बारे में भी लिखा। राजधानी कौन सी थी उनकी? पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य की। लेकिन पाटलिपुत्र को उन्हें पहली ब्रोथा नाम से लिखा था। ठीक है, पोली ब्रोथा नाम से लिखा था उन्होंने पाटलिपुत्र को इंडिका पुस्तक में। उसके बाद उन्होंने लिखा भी कि ये जो पोली ब्रोथा यानी कि पाटलिपुत्र है, ये गंगा और सोन नदियों के संगम में है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, गंगा और इसकी सहायक नदी है सोन। ठीक है, वहां पर स्थित है एक नगर पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथा। ठीक है, जो कि पूर्वी भारत का क्या है, सबसे बड़ा नगर है, ये लिखा था। फिर उन्होंने बोला था कि पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है, बहुत विकसित है। पाटलिपुत्र का जो शहर है वो चारों तरफ से जो है वो दीवारों से घिरा हुआ है। ये सारी सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने पाटलिपुत्र के रूप में लिखी थी मैक्सथनीज ने। नगर प्रशासन के बारे में उसने लिखा कि नगर प्रशासन क्या था, नगर को चलाने के लिए 6 समितियां बनाई जाती थी, ये भी उन्होंने लिखा। उसके बाद सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का सैन्य प्रशासन कैसा था, 6 समितियों का वर्णन उन्होंने यहाँ पे भी किया है। उसके बाद राजस्व व्यवस्था के बारे में लिखा, जो कि ज्यादातर भूमि कर के बारे में उन्होंने लिखा। इन्होंने कहा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सारी बातें चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम पीरियड की हैं। राजस्व व्यवस्था के बारे में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जो भूकर होता था वो 1/4 होता था, मतलब
जो है वो लिया जाता था भूकर। उसके बाद उत्तरापथ का वर्णन भी इन्होंने कहा। उत्तरापथ क्या था, ये इन्होंने कहा कि एक रास्ता बनाया था, एक सड़क टाइप एक सड़क बनाई गई थी, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक थी। अगर बात की जाए इंडिया के मैप की, ठीक है, तो उस टाइम पे बांग्लादेश यहाँ पे था, पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, ठीक है। तो उन्होंने कहा सिंध से लेकर के एक रास्ता बनाया गया था बांग्लादेश के सोनार गांव तक, ठीक है। कहाँ से, सिंध से लेकर के बंगाल के सोनार गांव तक। अब ये सड़क आपने आगे भी सुनी होगी कि किसने बनवाई थी, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये पक्की सड़क के रूप में जो है वो इसको बनाया गया था। उसके आगे चल करके अगर मॉडर्न इंडिया में चले जाएंगे तो जनरल ऑकलैंड आते हैं, जिनके नाम पे इसका नाम फिर जीटी रोड रख दिया गया, ठीक है, जीटी रोड रख दिया गया। तो ये वही था। तो सबसे पहले उत्तरापथ का निर्माण, उत्तरापथ मतलब अब मगध तो यहाँ पे था, ठीक है, सिंध इधर है, तो इधर वाली साइड को जाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिंध से लेकर के बंगाल के सोनार गांव तक एक कच्ची सड़क बनवाई थी, एक रास्ता टाइप हल्का सा रथवत चलने के लिए रास्ता बनवाया था। आगे चल करके फिर शेरशाह सूरी ने इसको पक्का कर दिया, आगे इसका नाम जा करके ट्रंक रोड, सॉरी जीटी रोड हो गया था, ठीक है। तो ये भी उत्तरापथ के बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा, मैक्सथनीज की इंडिका में। मैक्सथनीज की इंडिका में हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में सोने की खदानें भी थी, जो कि दर्दिस्तान यानी कि कश्मीर में थी। कश्मीर को उस टाइम पे दर्दिस्तान वाला हिस्सा बोला जाता था। तो उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वहां पर सोने की खदानें भी थी, जो कि दर्दिस्तान के नाम से उन्होंने उन खदानों का नाम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दास प्रथा उस टाइम पे नहीं थी। मैक्सथनीज ने ये लिखा था। अकाल ना पड़ने का भी उन्होंने वर्णन किया था, और उन्होंने कहा था कि लेखन कला का वहां पर अभाव है। जर्नली उन्होंने 3 चीजें बताई थी। उन्होंने कहा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो दास प्रथा उस टाइम पे नहीं थी, फर्स्ट। सेकंड चीज उन्होंने बोला कि कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में मगध साम्राज्य में अकाल नहीं पड़ा। और थर्ड उन्होंने बोला कि उस टाइम पर जब चंद्रगुप्त मौर्य आए और जब मैक्सथनीज भारत आया, तो उन्होंने कहा कि लेखन कला का बहुत अभाव है, उन्हें लिखित चीजें बहुत कम मिली उस टाइम पे भारत में। तो उन्होंने लिख दिया, जो कि उस टाइम पे बिल्कुल गलत था। चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहे थे उस टाइम पे, है ना। हमारे वैदिक जो भी वेद हैं, पुराण हैं, वो सारे लिखे जा चुके थे, क्लियर। तो ये चीज़ भी उन्होंने थोड़ी सी गलत कही। तो हिस्टोरियन बोलते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें तो उन्होंने मनगढ़ंती लिखी थी। तो ये थी मैक्सथनीज की इंडिका, जिससे हमें और ज़्यादा जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त और मौर्य वंश के बारे में। अब नेक्स्ट एक और बुक आती है जिसका नाम है विशाखदत्त की मुद्रा राक्ष। विशाखदत्त की मुद्रा राक्ष से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की ही इससे भी जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को धननंद का पुत्र बताया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 मिथ चलते हैं इनके बारे में। एक कि भाई इनको बेच दिया गया था, आगे आगे जाकर के गौशालकों को बेच दिया था, फिर शिकारी को बेच दिया, फिर चाणक्य ने इसको ढूंढा। लेकिन कुछ बोलते हैं कि ये धनानंद का ही बेटा था, जो नंद वंश का शासक था उसका ही बेटा था। तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्ष में भी यही चीज बोली जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो धननंद यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसके बेटे थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ब्रिशल शब्द जो है वो विशाखदत्त के लिए मुद्रा राक्ष शब्द, सॉरी, मुद्रा राक्ष पुस्तक में यूज हुआ है ब्रिशल शब्द। और थर्ड आता है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया था, जो कि कुछ पुस्तकों में इसे शूद्र बताया गया है और कुछ पुस्तकों में इसे क्षत्रिय बताया गया है। लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियन का मानना था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट बुक्स थी जहां से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। चाणक्य की अर्थशास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सथनीज की इंडिका और विशाखदत्त की मुद्रा राक्ष। अब ये तो 3 मेन स्रोत थे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मौर्य वंश के जो शासक हैं वो शासन करते हैं। 2 ही शासकों के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे आपके बिंदुसार। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। धनानंद को मारकर नंद वंश की स्थापना की। 323 ईसा पूर्व में इन्होंने ये स्थापना की थी। 323 ईस्वी में आप बोल सकते हैं। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि 322 बीसी में भी की थी, लेकिन ज्यादातर इसको मानते 323 ईसा पूर्व को। उसके बाद इनके नाम, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है ही है,
इसके अलावा सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्स भी इन्हें बोला जाता है। ये 3 इनके अन्य नाम थे, यूनानियों ने ही इन्होंने दिए थे। यूनानियों ने, जो और यूनानी भी हैं जिन्होंने इनके ऊपर पुस्तकें लिखी थी, उन्होंने इनको अलग अलग नाम दिए। नेक्स्ट आता है सेल्यूकस द्वारा युद्ध हुआ था। सेल्यूकस शासक के साथ इनका युद्ध हुआ था 305 और 304 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस, मैंने बता दिया आपको कि जो सिकंदर का सेनापति था पहले, फिर जब सिकंदर की डेथ होगी तो ये शासक बन गया था। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध हुआ था। बाद में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और फिर संधि हो जाती है, जिस संधि के चलते सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। तो ये भी यूनानी शासक की कौन सी बेटी के साथ विवाह किया था? सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ इन्होंने विवाह किया था। इसके बाद आता है, ये भी हमने पढ़ लिया कि सेल्यूकस द्वारा जो है वो मैक्सथनीज को भारत भेजा गया था, एक राजदूत के रूप में भेजा गया था, जिसने फिर बाद में इंडिका नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में अगर आप इस साम्राज्य की बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, तो अगर बात करें पूर्व में, तो पूर्व में ये मगध जो इनका सेंटर था वहाँ तक फैला हुआ था। दक्षिण में बात करें तो ये दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये ईरान की सीमा के साथ लगता था। तो ये इस तरह से फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम या उत्तर की बात करें तो हिमालयन क्षेत्र के साथ ये लगता था। तो इस तरह से ये चारों डायरेक्शन में काफी बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हमने काफी पढ़ लिया। अब दूसरे जो राजा आते हैं जो थोड़े टाइम तक शासन करते हैं, वो आते हैं इनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक शासन करते हैं। इन्हें अमित्र चेटस, अमित्र घाट, भद्रसार और सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों इनके इंपॉर्टेंट नाम है। अमित्र चेटस, अमित्र घाट, ये दोनों यूनानियों द्वारा दिए गए नाम हैं। इसके अलावा भद्रसार और सिंह सेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, इनके टाइम पीरियड पे भी एक राजदूत आता है। सीरिया से राजदूत आता है डाइमेकस। डाइमेकस नामक राजदूत आता है जिसे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बिंदुसार के टाइम पीरियड में भी राजदूत आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भी राजदूत आता है। बिंदुसार के टाइम पीरियड में जो राजदूत आता है वो आता है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा भेजा गया डाइमेकस। उसके बाद आता है, बिंदुसार के समय तक्षशिला के अमात्यों ने विद्रोह कर दिया था। बिंदुसार, मतलब आप बोल सकते हैं ठीक शासक था, लेकिन बिंदुसार के बाद इसका बेटा अशोक बहुत बड़ा शासक बनता है। बिंदुसार के टाइम पीरियड में तक्षशिला के जो अमात्य थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अमात्य मतलब जो अधिकारी थे वहां पर, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। जो बोला जाता है जिस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने बेटे अशोक को भेजा था। और यहाँ से ही जब उसने विद्रोह को दबाया या फिर इन अमात्यों के बीच में जो भी है वो चीज़ों को सॉल्व किया, तो यहाँ से बिंदुसार को पता चल गया था कि अशोक आगे चल करके जो है वो एक अच्छा शासक बन सकता है। तो बिंदुसार के समय तक्षशिला के अमात्यों में विद्रोह हुआ था जिसे अशोक ने निपटाया था, और अजीवक संप्रदाय की तरफ को जो है वो बिंदुसार का ज़्यादा झुकाव रहता। तो बिंदुसार के बारे में इतना ही है। 2 इंपॉर्टेंट राजा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार हमने पढ़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।